हेलो एवरीवन। एम के पी एडू हब में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर के टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये 5 पीवाईक्यू हैं, उसे ध्यान से देखें, समझें और जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसे और भी अच्छे से क्लियर करें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2026 से। फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन सेकेंडरी एल्कोहल। निम्नलिखित यौगिकों में से कितने यौगिकों में कम से कम एक द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल उपस्थित है। तो आपके सामने ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं और इन 6 कंपाउंड में से आपको ये चेक करना है कि किस किस कंपाउंड के अंदर कम से कम, है ना, एटलीस्ट वन सेकेंडरी एल्कोहल, एक द्वितीयक एल्कोहल हमारा इसके अंदर उपस्थित है। फिर उसके बाद इन 6 कंपाउंड में से कितने कंपाउंड के अंदर, कि 5 के अंदर, के 3 के अंदर, के 4 के अंदर, के 2 के अंदर, इन 6 में से कितने कंपाउंड के अंदर हमारा कम से कम एक सेकेंडरी एल्कोहल उपस्थित है, उसकी संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा ये जो द्वितीयक एल्कोहल, जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है, वो क्या होता है। सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है, उस कार्बन से यदि हमारे 2 कार्बन जुड़े हुए हों तो वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी एल्कोहल, जिसे हम 2 डिग्री भी कह सकते हैं ना। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी एल्कोहल। और यदि एल्कोहल के अंदर जो OH है, वो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन से यदि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो तो वो हमारा कहलाता है प्राइमरी एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं 1 डिग्री। यदि OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि उससे हमारे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, 1 2 और 3, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन से तीनों कार्बन यदि जुड़े हुए हैं तो वो हमारा कहलाता है टर्शरी, तृतीयक, जिसे हम कहते हैं 3 डिग्री। तो इस सवाल के अंदर हमें कौन सा एल्कोहल ढूंढना है, हमारा द्वितीयक एल्कोहल है ना, सेकेंडरी एल्कोहल हमें ढूंढना है। मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए। तो एक एक के अंदर चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड को आप ध्यान से देखें। फर्स्ट वाले कंपाउंड के अंदर ये हमारा OH है। OH यहाँ पर जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, मतलब ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर ये अल्कोहल नहीं है। फिर ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 कार्बन जुड़ा है, मतलब ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। और ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये भी हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फर्स्ट वाले कंपाउंड के अंदर हमारा एक भी द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल नहीं है। फिर उसके बाद जो सेकंड कंपाउंड है उसे आप ध्यान से देखें। सेकंड कंपाउंड के अंदर ये वाला जो OH है वो हमारा इस कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला OH भी हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल है, सेकेंडरी नहीं है। और ये वाला जो OH है वो वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 1 और 2, 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये वाला एल्कोहल हमारा कौन सा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल है ना, 2 डिग्री एल्कोहल हमारा यहाँ पर इसके अंदर उपस्थित है। तो सेकंड वाले के अंदर हमारा जो सेकेंडरी एल्कोहल है वो उपस्थित है। फिर उसके बाद थर्ड वाले को ध्यान से देखें। थर्ड वाले के अंदर ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो उससे 1 2 और 3, 3 कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये हमारा कौन सा एल्कोहल है, टर्शरी, तृतीयक एल्कोहल है, 3rd डिग्री एल्कोहल है, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल नहीं है। और ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1 2 और 3, मतलब यहाँ पर भी ये वाला एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल, 3rd डिग्री एल्कोहल है। तो इसका मतलब इस थर्ड वाले के अंदर हमारा एक भी सेकेंडरी एल्कोहल नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ वाला है उसे आप ध्यान से देखें। फोर्थ वाले के अंदर हमारा जो ये वाला जो OH है वो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ही कार्बन जुड़ा है, मतलब ये हमारा कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। फिर ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1 और 2, मतलब ये वाला जो एल्कोहल है वो हमारा कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। फिर उसके बाद ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन, 1 2 और 3, टोटल 3 कार्बन जुड़े, मतलब ये हमारा टर्शरी एल्कोहल है, 3rd डिग्री एल्कोहल है। और लास्ट में ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1 और 2, मतलब ये हमारा कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस फोर्थ वाले के अंदर हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल उपस्थित है। फिर उसके बाद ये जो फिफ्थ वाला है, जो पांचवा है, उसे ध्यान से देखें आप। उसके अंदर ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1 और 2, 2 ही कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल है। और ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1 2 और 3, मतलब ये वाला जो एल्कोहल है वो टर्शरी है, 3 डिग्री एल्कोहल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पांचवे के अंदर कम से कम हमारा एक जो एल्कोहल है वो हमारा सेकेंडरी, द्वितीयक एल्कोहल उपस्थित है। और लास्ट जो छठा है उसे ध्यान से देखें। इसके अंदर ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1 2 और 3, मतलब ये हमारा टर्शरी, 3rd डिग्री एल्कोहल है।
फिर ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1 2 और 3। तो ये भी हमारा कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी, थर्ड डिग्री अल्कोहल है। और ये वाला जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो एक ही कार्बन जुड़ा है, मतलब ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो इस प्रकार इस सिक्स वाले के अंदर हमारा एक भी 2 डिग्री वाला है ना सेकेंडरी अल्कोहल उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि हमारे फर्स्ट वाले के अंदर सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, सेकंड वाले के अंदर है, थर्ड वाले के अंदर भी नहीं है, फोर्थ वाले के अंदर उपस्थित है, फिफ्थ वाले के अंदर उपस्थित है, और जो सिक्स्थ वाला है, जो छठा है, उसके अंदर उपस्थित नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के जो 6 जो कंपाउंड आपको दिए हैं उसमें से 1 2 और 3 कंपाउंड के अंदर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल उपस्थित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 5 3 4 और 2, तो उसके अंदर ये जो 3 वाला ऑप्शन है, 3 के अंदर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लता एसिडिटी का अवरोही क्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको A B C D और E, ये जो 5 कंपाउंड दिए हुए हैं, इन 5 कंपाउंड की जो एसिडिटी है उसकी एसिडिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, उनके अवरोही क्रम के अंदर हमें क्या करना है, जमाना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो 5 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं वो 5 कंपाउंड हमारे कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए, ए वाला हमारा कौन है, फिनोल है। बी वाला भी हमारा कौन है, फिनोल ही है, लेकिन इसके पैरा पोजीशन पे कौन जुड़ा है, NO2 है ना, नाइट्रो जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। सी वाला भी हमारा फिनोल ही है, लेकिन यहाँ पर पैरा पे कौन जुड़ा है, मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो A B C ये तो है हमारे फिनोल है। और डी वाले के अंदर हमारा ये लास्ट में COOH जुड़ा हुआ है, मतलब ये हमारा बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जो ई वाला है वो हमारा कौन सा है, बेंजोइक एसिड, मतलब डी और ई हमारे बेंजोइक एसिड है, और ABC हमारे कौन है, फिनोल है। अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारे जो ABC हमारे कौन है, फिनोल, डी और ई हमारे कौन है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड और फिनोल दोनों में से किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो हमारे जो बेंजोइक एसिड जो होते हैं, ये जो दोनों बेंजोइक एसिड है, उनकी एसिडिटी ये जो तीनों फिनोल हैं उनसे क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये जो बेंजोइक एसिड होता है उसकी एसिडिटी फिनोल से ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि फिनोल के अंदर हमारा जैसे ही यहाँ से H+ बाहर निकलता है तो ये हमारा बनता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो इस बेंजीन के साथ क्या करता है, रेजोनेंस करता है। लेकिन यहाँ पर जो बेंजोइक एसिड होते हैं, बेंजोइक एसिड के अंदर जैसे ही H+ यहाँ से रिमूव होता है तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट एनायन हमें प्राप्त होता है, जो इस फिनॉक्साइड जो आयन बन रहा है उससे हमारा मोर स्टेबल होता है। तो जो ज्यादा मोर स्टेबल होगा वो आसानी से H+ देगा। इसीलिए बेंजोइक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो हमारी इस फिनोल से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि डी और ई वाले की जो एसिडिटी है वो इस ABC से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमारे जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर डी और ई हमें पहले लिखने हैं और ABC हमें बाद में लिखने हैं। अब हमें चेक करना है कि ये जो डी और ई हैं इन दोनों में से किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, वो निकालनी है। तो यहाँ पर जो ई वाला है वो हमारा नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, उसके साथ में कोई बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो डी है उसके अंदर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यदि किसी बेंजीन के साथ में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो जुड़ता है तो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है उस कंपाउंड की एसिडिटी। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो हमारा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि चाहे वो हमारा फिनोल हो कि चाहे वो बेंजोइक एसिड हो, जिस कंपाउंड के अंदर यदि NO2 मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो वो यहाँ पर जो नेगेटिव जो एनायन बनेगा उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। मतलब जितनी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी उतनी ही वो H+ यहाँ आसानी से डोनेट करेगा, मतलब उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो पैरा नाइट्रो जो बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिटी हमारे बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगी। तो डी वाले की एसिडिटी ज्यादा होगी और ई वाले की डी से कम होगी। तो इस 4 ऑप्शन के अंदर आप देखिए ध्यान से कि हमारा जो सबसे ज्यादा होगी डी, तो डी वाला कौन है, सेकंड और 4, और डी के बाद हमारा कौन आएगा, ई। तो डी के बाद ई में हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अब हम चेक करते हैं ABC जो तीनों हमारे फिनोल हैं। तो ए के अंदर जो फिनोल है उसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब नॉर्मल फिनोल है। बी वाले के अंदर हमारा जो पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो जुड़ा है, मतलब ये हमारा पैरा नाइट्रो फिनोल है। और सी वाले के अंदर हमारा मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब पैरा मेथॉक्सी फिनोल। तो इन तीनों फिनोल की जो एसिडिटी है वो डिपेंड करेगा कि इस बेंजीन के साथ में कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो ए है उसमें तो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। बी वाले के अंदर हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, और नाइट्रो ग्रुप का बिहेवियर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पर जो मेथॉक्सी ग्रुप है उसका बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
जब मेथोक्सी जो ग्रुप होता है उसके दो तरह के नेचर होते हैं, एक तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी काम करता है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह भी काम करता है। तो जब बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उस समय वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, मतलब यहाँ पर इसका प्लस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट मतलब ये जो लॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन को डोनेट करता है। तो जब ये मेथोक्सी ग्रुप है वो बेंजीन को यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन बनेगा, जो फिनोक्साइड आयन बनेगा, उसकी जो स्टेबिलिटी को वो क्या करेगा, कम करेगा। तो यदि बेंजीन के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो उसकी फिनोल की एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी के साथ यदि फिनोल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो वो उस फिनोल की एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए, बी और सी में हमारा जो बी वाला जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है उसकी एसिडिटी हमारी सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम होगी हमारी नॉर्मल फिनोल की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है इसका। तो बी के बाद हमारा आएगा ए और ए के बाद हमारा आएगा सी, तो बी ए सी। तो जो ऑप्शन 4 हमने देखा था, ऑप्शन 4 के अंदर डी ई तो पहले से सही है, उसके बाद में हमारा बी आएगा, उसके बाद हमारा ए आएगा, उसके बाद हमारा लास्ट में सी आएगा। मतलब ये जो हमारा इन पांचों जो कंपाउंड है उनकी जो एसिडिटी का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर हमें प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन हमारा है 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय। 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल को किस विधि द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है, तो आपको ये पूछा गया है कि हमारी ये जो रिएक्शन हो रही है ए बी सी डी और ई, इन पांचों रिएक्शनों में से किस रिएक्शन के द्वारा हमारा 3,3 डाइमिथाइल ट्यूब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन या उसका प्रिपरेशन नहीं हो सकता है, वो हमें निकालना है। तो ये 5 रिएक्शन जो आपको दी गई है उसमें से हम एक एक रिएक्शन को हम चेक करते हैं कि हमारा किसमें 3,3 डाइमिथाइल ट्यूब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होता है और किसमें नहीं होता है। तो शुरू करते हैं हमारी रिएक्शन ए। तो रिएक्शन ए के अंदर हमें क्या दिया गया है, तो रिएक्शन ए के अंदर हमारा ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, CHO ग्रुप है। मतलब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हमारी हो रही है MEMGBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और फिर उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में होती है तो क्या होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, जैसे हमारा ये एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड की रिएक्शन हमारी हो रही है CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में होती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो CH3 रहता है उसके ऊपर माइनस चार्ज रहता है और जो मैग्नीशियम रहता है उसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है। तो एल्डिहाइड के अंदर ये जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर हमारा ये CH3 माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। तो CH3 तो अटैक करता है हमारा इस कार्बन के साथ, और मैग्नीशियम जो ब्रोमाइड है वो हमारा जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ। तो इस प्रकार हमारा ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, और इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा ये 2 प्रोपेनॉल, जैसे यहाँ पर ये हमारा एसिटाल्डिहाइड था तो यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड की रिएक्शन जो हो रही है उसी प्रकार की रिएक्शन यदि इसके अंदर हो तो हमारा जो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो ध्यान से देखें आप। तो यहाँ पर इस एल्डिहाइड की रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में होती है, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा ये वाला जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन होता है, जहां पर ये जो डबल बॉन्ड के साथ जो ऑक्सीजन होता है वहां पे हमारा एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है, और यहाँ पर एक जो मिथाइल ग्रुप ये जो है वो इस कार्बन के साथ में ऐड हो जाता है, ये यहाँ पर है। तो ये जो नया कंपाउंड बना उसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर जब उसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 कार्बन, तो उसका IUPAC नाम हमारा हो जाएगा। 3 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो 3,3 डाई मिथाइल, फिर 4 कार्बन का हम ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद में 2 नंबर पे हमारा एल्कोहल है तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन जो ए वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर हमारा 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ओके, फिर उसके बाद हमारी जो बी वाली रिएक्शन है उसको चेक करते हैं। बी वाली रिएक्शन के अंदर हमारी ये एल्किन है, क्या है हमारी ये एल्किन, जैसे यहाँ पर भी एक एल्किन है जिसका नाम है हमारी प्रोपिन। इस एल्किन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2O के साथ। एसिडिक मीडियम के अंदर जब एल्किन की रिएक्शन करवाते हैं तो H2O के अंदर जो H प्लस और OH माइनस दोनों का एडिशन होता है इस एल्किन के साथ। तो जब एल्किन का H2O के साथ में एडिशन होता है तो H2O के अंदर एक तो H प्लस होता है और दूसरा क्या होता है, OH माइनस। तो H प्लस तो हमारा जुड़ता है इस वाले कार्बन के साथ में, तो ये हमारा बन जाता है CH3, और OH माइनस जो एड हमारा हो रहा है इस बीच वाले कार्बन के साथ, मतलब यहाँ पर भी सेकेंडरी एल्कोहल का हमारा फॉर्मेशन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा इस बी वाली रिएक्शन के अंदर ये जो कंपाउंड है जब उसका हम H2O के साथ एडिशन करते हैं तो क्या बनता है वो ध्यान से देखें। तो ये जो एल्किन है उसके अंदर जब H2O का एडिशन होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसमें ये वाला जो हमारा कार्बन है वहां पर कौन जुड़ता है, OH, और इस कार्बन के साथ में हमारा कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन। तो ये CH3 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जो 1 नंबर वाला कार्बन है। तो ये जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उसका हम IUPAC नाम यदि हम नोट करें तो यहाँ पर कितने कार्बन हुए चेन के अंदर, 1 2 3 4 और 5, और हमारा जो 3 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे 2 हमारे मिथाइल ग्रुप है, तो ये नाम हो जाएगा
3,3 डाई मिथाइल, फिर 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन और 2 नंबर पे ऑल है, तो 3,3 डाई मिथाइल 2 पेंटेनॉल है ना। और यहाँ पर बनना क्या चाहिए, 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल बनना चाहिए, और यहाँ पर 2 पेंटेनॉल बनता है, ब्यूटेनॉल हमारा बनता नहीं है। मतलब ये जो बी वाली रिएक्शन के अंदर इस कंपाउंड की रिएक्शन जब H2O के साथ में होती है तो हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो वाला प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन उसका होता नहीं है। उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी सी नंबर वाली जो रिएक्शन है, उसके अंदर क्या है, एल्किन है। और उस एल्किन का हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, O3 के साथ, मतलब उसका हम क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस करते हैं। और फिर ZnH2O के साथ में उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो जैसे एल्किन है, जैसे ये हमारी एथिन जो एल्किन है, उस एल्किन का हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ये सबसे पहले हमारा ओजोनाइड बनता है। और फिर जिंक डस्ट और H2O के साथ में जो उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पर ये जो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहां से कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर ये चेंज हो जाता है। मतलब ये यहाँ पर दो जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसके मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर दो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो सी वाला कंपाउंड है उस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए कि डबल बॉन्ड के इस तरफ ये जो पूरा ग्रुप है और डबल बॉन्ड के इस तरफ ये जो पूरा ग्रुप है दोनों सेम है। तो यहाँ पर जब इस एल्किन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम दोनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो भी हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान से देखें कि इस एल्किन का सबसे पहले ओजोनोलाइसिस करने के बाद उसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर सी वाली रिएक्शन के अंदर सबसे पहले जो हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा वो हमारा ये प्राप्त होगा, जो हमारा क्या है, कीटोन है। और उस कीटोन की रिएक्शन हम करवाते हैं फिर आगे NaBH4 और MEOH। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। NaBH4 के द्वारा जब इसका रिडक्शन होता है तो यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है। तो लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये जो बन रहा है तो उसका IUPAC नाम हमारा क्या होगा, तो उसका IUPAC नाम होगा, हमारे 4 कार्बन की चेन है और 3 नंबर पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़े हैं तो 3,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन का ब्यूटेन और 2 नंबर पे ऑल है, तो 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल उसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। मतलब जो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें प्राप्त करना है 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल जो प्राप्त करना है वो हमें प्राप्त होता है कौन सी रिएक्शन के अंदर, इस सी वाली रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनते हैं वो दो बनते हैं, एक तो यहाँ से भी प्राप्त होता है और एक यहाँ से भी प्राप्त होता है, दोनों सेम कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी डी वाली रिएक्शन के अंदर। डी वाली रिएक्शन के अंदर नॉर्मल फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पर कीटोन है, और कीटोन का हम क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में उसका रिडक्शन करते हैं। तो हमारे जो एल्डिहाइड होते हैं या फिर जो कीटोन होते हैं उसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन करने के साथ में जब H3O के द्वारा उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है कि हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल का और कीटोन से हमारा सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही रिएक्शन जब इस डी वाले के अंदर होती है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है उसको ध्यान से देखें। तो डी वाला ये जो कंपाउंड है उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में जब रिडक्शन होता है तो हमारा जो एल्कोहल जो प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब ये जो एल्कोहल प्राप्त हो रहा है उसका यदि हम IUPAC नाम लिखें तो उस चेन के अंदर टोटल कार्बन है 4 और 3 नंबर पे हमारे 2 मिथाइल हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे 3,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेन और 2 नंबर पे हमारा ऑल है। मतलब 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल जो हमारा बनना चाहिए वो हमारा डी वाले के अंदर प्राप्त होता है। उसके बाद जो लास्ट रिएक्शन हमारी ई वाली है, ई वाली रिएक्शन के अंदर हमारी ये एल्काइन है ना, और इस एल्काइन की रिएक्शन हो रही है H2O के साथ, मतलब H2O का एडिशन होता है किसके प्रेजेंस में, Hg2+ और H+ के प्रेजेंस में। तो नॉर्मल रिएक्शन जैसे हमारी ये एसिटिलीन है, ये हमारी एथाइन है, जब उसका H2O के साथ में एडिशन होता है HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर H2O के अंदर एक हाइड्रोजन तो जुड़ जाता है हमारे कार्बन के साथ है ना, जैसे यहाँ पर ये जुड़ गया, और OH हमारा जुड़ जाता है किसी दूसरे कार्बन के साथ, मतलब दोनों कार्बन के साथ में एक के साथ हाइड्रोजन और एक के साथ OH। तो जैसे यहाँ पर ये CH2 के अंदर चेंज हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन जुड़ा और यहाँ पर इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ा, हमारा OH जुड़ा। अब हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन हमारा डबल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है हमारे इस कार्बन के ऊपर, और ये हमारा चेंज हो जाता है CH3 के अंदर, और ये हमारा चेंज होता है CHO मतलब एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब जब एसिटिलीन या एथाइन का जब H2O के साथ में एडिशन होता है तो हमारे एल्डिहाइड बन रहे हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर भी क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसको ध्यान से देखें। तो यहाँ पर ई वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर हमारा ये वाला जो कार्बोनाइल कंपाउंड है जो एल्डिहाइड के रूप में है वो हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का जो एल्कोहल का जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो हमारा होता नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि हमारा जो ए वाली रिएक्शन के अंदर ये 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होता है, बी वाले के अंदर नहीं होता है, सी वाले के अंदर भी होता है, डी वाले के अंदर भी होता है, और ई वाले के अंदर नहीं होता है। तो किस किस के अंदर 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो हमारी रिएक्शन है, एक तो रिएक्शन बी और उसके बाद में रिएक्शन ई। तो बी और ई वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ये यहाँ पर बी और ई वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से।
Amongst the following, the total number of compounds soluble in aqueous NaH solution at room temperature is, निम्नलिखित में से कितने यौगिक कमरे के ताप पर जलीय NaOH में घुलनशील है। तो ध्यान से देखिए, आपको कितने कंपाउंड दिए गए हैं। आपको ये 9 कंपाउंड दिए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 कंपाउंड में से कितने कंपाउंड जो हैं वो जलीय NaOH एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल है, वो कितने कंपाउंड है उसकी संख्या हमें बतानी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा कंपाउंड हमारा एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल है या एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन कौन सा है, एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH का मतलब NaOH हमारा बेस है और बेस के अंदर क्या मिला हुआ है, वाटर, है ना। तो यहाँ पर इन 9 कंपाउंड में से वो वाले कंपाउंड जिनकी एसिडिटी हमारी वाटर से ज्यादा होगी वो हमारे NaOH के अंदर सॉल्युबल होंगे, और वो कंपाउंड जिनकी एसिडिटी वाटर से कम होगी वो कंपाउंड हमारे इस एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड जो होते हैं जिनकी एसिडिटी वाटर से ज्यादा होती है और कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी एसिडिटी वाटर से कम होती है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तो ही आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो ध्यान से देखें कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनकी जो एसिडिटी है वो वाटर से क्या है, ज्यादा है, मोर एसिडिक देन H2O। और कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी एसिडिटी वाटर से कम है, लेस एसिडिक देन H2O। तो वाटर से ज्यादा एसिडिटी बिहेवियर रखने वाले हमारे कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल। और वाटर से कम एसिडिटी रखने वाले हमारे कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हमारा एल्कोहल होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, बाकी जितने भी एमीन वगैरह जो भी कंपाउंड होते हैं जिनकी एसिडिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है। तो ये वाले जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, और ये जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होते हैं। मतलब इस 9 कंपाउंड में से हमें वो कंपाउंड देखने हैं जो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हुए हैं या फिर फिनॉल से बने हुए हैं, उसको हमें चेक करना है। फर्स्ट वाला कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड है, तो ये एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। सेकंड वाले कंपाउंड में बेंजीन के साथ OH जुड़ा है, मतलब ये हमारा फिनॉल है, मतलब ये एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होगा। उसके बाद थर्ड वाले के अंदर फिनोलिक ग्रुप उपस्थित है, मतलब ये भी हमारा एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होगा। फोर्थ वाला कंपाउंड के अंदर भी हमारा फिनोल ग्रुप उपस्थित है, मतलब ये भी हमारा एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल होगा। फिफ्थ वाला जो है वो हमारा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड भी हमारा क्या होगा, एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होगा। उसके बाद जो हमारा जो सिक्स्थ वाला है वो हमारा एमीन के कंपाउंड है, तो एमीन के जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। उसके बाद सेवंथ वाले में हमारा बेंजोइक एसिड ग्रुप उपस्थित है, तो ये भी हमारा एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल होगा। उसके बाद जो एट्थ वाला है वो हमारा हाइड्रोकार्बन है, कोई भी फ्रैक्शनल ग्रुप उपस्थित नहीं है, मतलब ये एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। और जो लास्ट जो नाइन्थ वाला है वो हमारा फिनॉल नहीं है, वो हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है ना, यहाँ बीच में कार्बन है, तो ये नाइन्थ वाला जो है वो एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो 9 कंपाउंड है उसमें से कितने कंपाउंड एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल होंगे, तो हमारा जो सेकंड वाला है, जो थर्ड वाला है, उसके बाद में फोर्थ वाला है, तो 1 2 3 और ये फोर्थ, उसके बाद में ये 5। तो 5 तो हमारे एक्वस NaOH के अंदर सॉल्युबल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनकी एसिडिटी हमारे वाटर से क्या होगी, ज्यादा होगी। और उसके बाद में 1 2 3 और 4 ऐसे हैं जो एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इनकी जो एसिडिटी है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 5 कंपाउंड ऐसे हैं जो एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल हैं। तो हमारे ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के अंदर जो 5 कंपाउंड वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, 5 कंपाउंड वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। तो क्वेश्चन हमारा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो स्टेटमेंट है ना, ये एक स्टेटमेंट फर्स्ट और दूसरा स्टेटमेंट सेकंड, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, ये दोनों आपको दिए गए हैं। और इन द लाइट ऑफ एबोव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये जो दो कथन दिए हुए हैं, इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है या गलत है, उसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसे हमें निकालना है। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दो कथन है, दोनों कथन सही है या गलत है उसे हमें चेक करना है। तो शुरू करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट। फिनॉल ऑन द ट्रीटमेंट विथ CHCl3 aqueous KOH अंडर रिफ्लक्सिंग कंडीशन followed by acidification produce p hydroxide benzaldehyde as the major product and orthohydroxybenzaldehyde as the minor product। कथन फर्स्ट, फिनोल को CHCl3 एक्वस KOH के साथ रिफ्लक्सिंग अवस्था में अभिक्रिया कराने पर, उसके बाद अम्लीकरण करने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड प्रमुख उत्पाद के रूप में तथा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड
गौण उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इस कथन के अंदर क्या कहा गया है? हमारा इस कथन के अंदर ये कहा गया है कि ये जो फिनॉल है उसका ट्रीटमेंट मतलब उसकी रिएक्शन हम जब CH CL3 मतलब क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH के साथ में जब कराते हैं और उसके बाद जब इसका एसिडिफिकेशन हम करते हैं तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो हमारा बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और दूसरा हमारा बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर इस कथन के अंदर ये कहा गया है कि हमारा जो पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजल्डिहाइड है वो हमारा प्रमुख उत्पाद के रूप में है ना, मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमारा गौण उत्पाद मतलब माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो क्या ये सही है या गलत है उसे हमें चेक करना है। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो जब फिनोल की रिएक्शन जब हम CH CL3 और एक्वस KOH के साथ करवाते हैं, ये हमारा फिनोल है, उसकी रिएक्शन हम CH CL3 और यहाँ पर NaOH है ना, NaOH और KOH दोनों में से कोई भी एक के साथ हम कराते हैं तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं राइमर टीमान रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी राइमर टीमान रिएक्शन कहलाती है। फिनोल की रिएक्शन CH CL3 और NaOH के साथ करवाने के बाद जब हम H3O+ के द्वारा उसका क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, तो हमारे दो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला हमारा प्रोडक्ट है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है और ये हमारा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इस राइमर टीमान रिएक्शन के अंदर जो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में हमारा बनता है। और यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजल्डिहाइड है वो मेजर के रूप में बन रहा है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है वो माइनर के रूप में बन रहा है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही नहीं है। यहाँ पर हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेजर के रूप में बनता है और पैरा हाइड्रोक्साइड वो माइनर के रूप में बनता है। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन क्या है उसको ध्यान से देखेगा। तो जब इस रिएक्शन के अंदर जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमारा बनता है तो उसके अंदर हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कौन सा बन रहा है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा बन रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमारा OH ग्रुप और CHO ग्रुप दोनों आपस में जो ऑर्थो पोजीशन के अंदर होते हैं तो यहाँ पर OH का हाइड्रोजन और CHO का ऑक्सीजन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इससे इस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, ये मॉलिक्यूल हमारा ज्यादा मोर स्टेबल हो जाता है। इसलिए ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि हमारा जो कथन फर्स्ट है वो हमारा सही नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड, द मिक्सचर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैन बी इजीली सेपरेटेड थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के मिश्रण को भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या पूछा गया है कि हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा हम अलग अलग कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो इसका रीजन है इन दोनों के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ध्यान से देखें कि हमारा जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है उसके अंदर हमारा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन मतलब वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर बनता है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के अंदर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? हमारा इंटरमोलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जैसे ये यहाँ पर बन रहा है, ये आगे यहाँ बनेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, है ना। तो इंटरमोलिक्यूलर मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर। ओके, तो यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं रहा है, उसके खुद के मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कम हो जाता है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। इसलिए इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों का जो मिक्सचर है, उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन के द्वारा हम आसानी से अलग कर सकते हैं। मतलब ये जो कथन सेकंड है, ये जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारा क्या है? सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो हमारा सही नहीं है और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारा सही है। तो वो ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो वो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो ये जो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर। ओके।